हाय गाइस। आज के चैप्टर में और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो अथवा दो से अधिक निकायों की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर आज हम बात करने वाले हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? तो दो अथवा दो से अधिक निकायों के बीच या दो अथवा दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो निकायों एवं आवेशों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या अगर वर्ड में मैं कहूं अनंत पर स्थित किन्हीं दो आवेशों को किन्हीं निश्चित बिंदुओं पर लाने में जो कार्य खर्च करना पड़ता है वो उन दोनों आवेशों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इसके मैथमेटिकल टर्म को समझते हैं। ये कैसे है? मान लीजिए मेरे पास दो आवेश हैं। पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है स्मॉल r। बिंदु A पर रखा है Q1 और बिंदु B पर रखा है Q2। प्रारंभ में हम ये मानेंगे कि A पर ना तो Q1 है और ना ही Q2 है। ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है अनंत पर। Q1 भी अनंत पर स्थित है और Q2 भी अनंत पर स्थित है। और ये जो मैंने दो बिंदु माने हैं r दूरी पर, यहां पर इस समय कोई भी विद्युत क्षेत्र स्थित नहीं है। अब बात करते हैं Q1 को लाने की। Q1 को मुझे कहाँ लाना है? Q1 को मुझको लाना है बिंदु A पर। जब आपको मालूम है कि बिंदु A पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो Q1 को A तक लाने में मुझे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां मैं क्या लिखूंगा? Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 मालूम, W1 बराबर 0। W1 बराबर 0 चूंकि E बराबर 0। कहां पर E बराबर 0? बिंदु A और B पर। अब जैसे ही मैं आवेश Q1 को बिंदु A पर ले आया तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बिंदु A पर उपस्थित आवेश Q1 के कारण स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V का मान 1/4πε0 × Q1/r। तो ये आपको लिखना पड़ेगा Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत विभव आपको पता है कितना विद्युत विभव मैं मान लूं? यहाँ मैंने माना कि यहाँ पर जो विद्युत विभव उत्पन्न हुआ है उसकी वैल्यू है V। तो V का फॉर्मूला क्या होगा? V = 1/4πε0 × आवेश कितना? Q1 के कारण ही उत्पन्न है अपॉन दूरी कितनी? r। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V = 1/4πε0 × Q1/r। अब बात करता हूं मैं Q2 आवेश की। अब जब मैं Q2 आवेश को बिंदु B पर लाऊंगा तो बिंदु B पर विद्युत विभव का मान है V। तो विद्युत विभव V के कारण ही मुझे Q2 आवेश को B तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां मैं Q2 आवेश ले आया अनंत से। तो अब Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। बिंदु आवेश
Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, W2 मान लो, W2 बराबर कितना, W बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू QB। तो यहाँ पर किस आवेश को ला रहा हूँ मैं, Q2 आवेश को ला रहा हूँ, तो W2 का मान कितना होगा, W2 का मान होगा Q2B। ये बात आपकी समझ में आती है। अब इसके बाद मुझे V का मान यहाँ रिप्लेस कर देना है, तो W2 का मान क्या हो जाएगा, W2 बराबर कितना, W2 बराबर Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R। तो W2 की वैल्यू कितनी क्या हो गई, W2 बराबर हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। अब मुझे टोटल कार्य निकालना है, तो जितना कार्य किया जाएगा वही तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो अब दोनों आवेशों को बिंदु A एवं B तक लाने में कृत कार्य, तो क्या मैं W मान सकता हूं, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू पहले से ऑलरेडी 0 है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। 0 को हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किया गया कार्य है। अब आपको मालूम है कि किया गया कार्य ही दोनों आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आपको लिखना पड़ेगा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः क्या होगा, U बराबर W। तो यहाँ लिख दोगे U के आगे स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को मैं किससे मानूंगा, U से। स्थितिज ऊर्जा ना बोल करके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलोगे तो और अच्छा रहेगा। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये मैंने W की वैल्यू यहां से पुट कर दी यहाँ। ठीक है बेटा। अब देखिए आपके पास स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू आ गई U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर मैं देखूं U की वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है, U की वैल्यू डिपेंड कर रही है Q1 Q2 अपॉन R। अब हम यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, अगर Q1 Q2 समान प्रकृति के हैं, बेटा Q1 Q2 कैसी प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो किस चिन्ह के साथ स्थितिज ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी धन चिन्ह के साथ। और जहां पर धन चिन्ह के साथ स्थितिज ऊर्जा आती है वहां पर बल लगेगा प्रतिकर्षण। ठीक है बेटा, कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षित। अगर मान लीजिए Q1 Q2 विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, बेटा किस प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी वो किस चिन्ह के साथ प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगी माइनस चिन्ह के साथ। अगर माइनस चिन्ह के साथ स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है तो उन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो बल होगा आकर्षक प्रकृति का। तो जो अभी आपने पढ़ा वो दो आवेशों के
कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अभी हम तीन निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करने वाले हैं और उसके बाद 4 निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 3 बिंदु आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ये आपको पहला चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें मैंने 3 आवेश लिए हैं, QA, QB और QC। QA और QB के बीच की दूरी RAB, QB और QC के बीच की दूरी RBC और QA और QC के बीच की दूरी RAC। मैंने क्या किया है, इन तीनों बिंदुओं को अनंत से लाकर के मैंने A, B और C बिंदुओं पर स्थापित कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर इन तीनों आवेशों को स्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ा ये मुझे देखना है, यानी कि इन 3 आवेशित निकायों के बीच कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हुई ये मुझे देखना है। अगर इस तरह का कोई आर्टिकल आता है तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि देखो A के लाने के लिए तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, B के लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। जब मैं C को लेके आऊंगा तो A की वजह से भी कार्य करना पड़ेगा और B की वजह से भी कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे स्थितिज ऊर्जा कितने टर्म प्राप्त होंगे, 3 टर्म प्राप्त होंगे। और वो 3 टर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखिए A और B के बीच में एक टर्म होगा, B और C के बीच में होगा और एक A और C के बीच में होगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि A और B के बीच में जो ऊर्जा है वो है U1, B और C के बीच में जो ऊर्जा है वो है U2 और A और C के बीच में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम मान ले रहे हैं U3। तो टोटल जो स्थितिज ऊर्जा है वो टोटल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U1 प्लस U2 प्लस U3। तो कैसे निकालेंगे, 3 बिंदु आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तीनों को टोटल करना पड़ेगा। चित्र में मैंने आपको बता दिया U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। U इज इक्वल टू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सभी में कॉमन आएगा। तो U1 किसके बीच में, U1 लग रहा है A और B के बीच में। तो देखो आवेश कितने, QA और QB और बीच की दूरी कितनी, RAB। तो ये क्या टर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा QA QB अपॉन RAB। इसी प्रकार से U2 देखिए, U2 B और C के बीच में यानी QB और QC के बीच में, QB और QC के बीच में और इनके बीच की दूरी कितनी, RBC प्लस जो थर्ड है वो U3 है। U3 किस किस के बीच में लग रहा है, U3 लग रहा है QA और QC के बीच में और इनके बीच की दूरी है RAC जो मैंने चित्र में दिखाई हुई है। तो 3 निकायों के आवेश के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए कि अगर 3 आवेश निकायों को मैं त्रिभुज की आकृति के रूप में स्टेबलाइज करूं तो देखिए QA QB और QC, तो QA और QB के बीच की दूरी कितनी मानूं, RAB। और QA और QC के बीच की दूरी कितनी मानूं, RAC। QB और QC के बीच की दूरी RBC। तो मुझे यही A और B के बीच में मान लीजिए U1, A और C के बीच में मान लीजिए U2 और B और C के बीच में मान लीजिए U3। तो कुल कितनी ऊर्जा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा टोटल कितना होगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब मुझे U1 की वैल्यू कहाँ से प्राप्त होगी, मुझे U1 की वैल्यू प्राप्त होगी A और B के बीच से। U2 की वैल्यू कहाँ से प्राप्त होगी, U2 की वैल्यू प्राप्त होगी QA और QC के बीच से। और U3 की वैल्यू मुझे कहाँ से प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी QB और QC के बीच से। तो देखिए सबसे पहले U1 की वैल्यू, U1 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB QA अपॉन RAB। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो तीनों टर्म में कॉमन आने वाला है, इसलिए मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले लिया कॉमन। इसके बाद U1 का जो टर्म बचेगा वो बचेगा दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी। और दोनों आवेशों का गुणनफल कितना है, QA QB अपॉन बीच की दूरी कितनी, RAB।
इसी प्रकार से U2 की वैल्यू निकालेंगे, दोनों आवेशों का गुणनफल यानी कि QA QC अपॉन बीच की दूरी कितनी RAC प्लस U3 की बात कर रहे हैं। U3 मुझे कहां से प्राप्त होगा? U3 मुझे प्राप्त होगा QB और QC के बीच से, तो QB और QC का गुणनफल बटे QB और QC के बीच की दूरी RBC। इस प्रकार से अगर तीन आवेश त्रिभुज के रूप में समायोजित हों तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होगा ये इसी प्रकार से आता है जैसा कि तीन बिंदु लीनियर अवस्था में होंगे। तो आप दोनों आर्टिकलों को देख करके समझ सकते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो आद्वितीय फलन होती है। अब इसकी बात करते हैं हम चार बिंदु आवेश निकाय की। चार बिंदु आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो मैंने चार बिंदु देखिए 1 2 3 4 QA QB QC QD। QA QB की बीच की दूरी RAB, QC QD के बीच की दूरी RCD, QB और QD के बीच की दूरी RBD, QA QC के बीच की दूरी RAC। तो इन चारों आवेशों के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको देखने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि आवेशों के पेयर बनाते हैं। जब आप आवेशों के पेयर बनाएंगे, उन आवेशों के जो पेयर बने उनके बीच की दूरी से भाग करके और उन सभी का टोटल करके मैं चार बिंदु आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकता हूं। तो देखिए बनाइए पेयर। तो पहले तो मैं U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। तो देखिए U1 में मान लो इसको, ठीक, U2 में मान लो इसको, U3 में मान लो इसकी वजह से, और U4 में मान लो कि A और C के बीच में मुझे प्राप्त होगा। इसके अलावा प्लस एक मुझे देखो एक निकाय बन रहा है, ये कौन सा? U5 RAD का, और एक निकाय बन रहा है ये B और C के बीच का। तो B और C के बीच की दूरी में क्या मानूं? RBC, और इनके कारण जो ऊर्जा होगी वो होगी U6। तो U5 प्लस U6। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आवेश हैं, उन आवेशों के मुझे पेयर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर पेयर कितने बनना है? चार पेयर, तो आपको आसानी से देख रहे होंगे। पहला पेयर AB BD DC AC, पांचवा AD, छठवां BC, ठीक। तो अब इन चारों के बीच में मैं स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा तो क्या कॉमन आने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आने वाला है U1, दोनों आवेशों का गुणनफल। तो क्या? QA QB अपॉन RAB प्लस U2 किस किस के बीच में है? U2 है QB QD अपॉन RBD प्लस U3 किस किस के बीच में है? QC QD अपॉन RCD प्लस Q जो U4 है वो QA QC के बीच में है अपॉन इनके बीच की दूरी है RAC प्लस U5 किस किस के बीच में है? U5 है A और D के बीच में, तो प्लस ध्यान रखूंगा QA QD अपॉन RAD प्लस U6 QB और QC के बीच में अपॉन RBC। इस प्रकार से मैं पेयर बना करके उनके बीच की स्थिति ऊर्जा निकाल करके चार बिंदु निकाय की स्थिति ऊर्जा को मैं निकाल सकता हूं। अब हम बात करते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाएं और ऐसी जगह लाएं जहां पर पहले से एक वैद्युत क्षेत्र मौजूद हो। तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र में दोनों आवेशों को लाने में जो मुझे कार्य करना पड़ेगा या जो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी
वो कितनी होगी, अब इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे यही मानना पड़ेगा कि दो Q1 Q2 आवेश कहाँ पर स्थित हैं, अनंत पर स्थित हैं। Q1 को मुझे कहाँ लाना है, Q1 को मुझे लाना है बिंदु A पर और Q2 को मुझे लाना है बिंदु B पर। जब मैं Q1 को बिंदु A पर लाऊंगा तो जब मैं पहले आर्टिकल में ले गया था उस समय तो कोई वैद्युत क्षेत्र था नहीं, लेकिन इस समय तो वैद्युत क्षेत्र है। इस वजह से मुझे अब Q1 को लाने में भी कार्य करना पड़ेगा। अब मैं Q1 को कहाँ ला रहा हूँ, मैं Q1 को ला रहा हूँ बिंदु A पर। इसकी वजह से बिंदु A पर जो मुझे इस आवेश Q1 को स्थापित करना पड़ेगा, देखो दूरी कितनी RA, ठीक। तो यहाँ A बिंदु पर विभव कितना, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के कारण विभव V1। तो आपको लिखना पड़ेगा Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में कृत कार्य W1 मान लो। W1 बराबर क्या हो जाएगा, W1 बराबर पहले से ही विभव मौजूद है इसलिए Q1 V1। अब बात करते हैं Q2 को। Q2 को मैं कहाँ लाऊंगा, Q2 को मैं लाऊंगा बिंदु B पर जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, RB। तो मुझे Q2 को लाने में देखो इसी प्रकार से Q2 को बिंदु B तक लाने में कृत कार्य कितना, W2 मान लो। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर बिंदु B पर विभव कितना है, Q2, कितना बिंदु B पर विभव कितना है, V2, आवेश कितना ला रहा हूं, Q2। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, Q2 V2। अब जब ये दोनों आवेश आ गए तो क्या इसके विरुद्ध जो पहले से V1 मौजूद था इसके विरुद्ध मुझे B को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और वो कार्य किसके बराबर होगा, वो कार्य होगा इन दोनों आवेशों के बीच स्थित हुई स्थितिज ऊर्जा के बराबर, ठीक है ना। अब आपको लिखना है QA या Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में कृत कार्य कितना होगा, W3 बराबर स्थितिज ऊर्जा के बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी, और बीच की दूरी कितनी है दोनों आवेशों की, RAB। तब किया गया कृत कार्य। अब आपके पास W1 भी है, W2 भी है, W3 भी है। तो W1 W2 W3 को निकाल करके मैं निकाय में किया गया कुल कार्य निकाल सकता हूं। और देखिए क्या कुल कार्य कितना आ जाएगा, W1 की वैल्यू Q1 V1, W2 की वैल्यू Q2 V2 प्लस W3 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन RAB। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कब घटेगी कब बढ़ेगी। तो देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या, U = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर मान लीजिए Q1 Q2 दोनों समान आवेश हैं, और जब दोनों समान आवेश हैं तो Q1 Q2 के बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षित बल लगेगा। जब मैं Q1 के करीब
Q2 को लाने की कोशिश करूंगा तो क्या आराम से आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो Q2 को Q1 के पास लाने के लिए मुझे एक अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, और वही एक्स्ट्रा कार्य इन दोनों आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर दोनों समान आवेश हैं तो मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अधिक कार्य करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इनको पास लेके जाऊं तो मुझे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये कार्य निकाय खुद कर लेगा आकर्षण बल की वजह से। तो इस वजह से आकर्षण बल के विरुद्ध मुझे कार्य नहीं करना पड़ता, बल्कि निकाय का कार्य ही समाप्त होता है। इस वजह से अगर आवेश विजातीय हैं, यानी कि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, तो उनके बीच में स्थितिज ऊर्जा घटती है। इसी प्रकार से समान प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे से दूर जाएंगे तो भी निकाय के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और इस स्थिति में निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। इसी प्रकार से विपरीत प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दोनों आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसकी वजह से एक आवेश को दूसरे आवेश से दूर ले जाने के लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। इस कंडीशन में निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अब बात हम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्ट पीछे लगा हुआ देख करके आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये विभव का मात्रक नहीं है, ये मात्रक है ऊर्जा का। ये ऊर्जा का व्यवहार में सबसे छोटा मात्रक है। इसका उपयोग हम प्राय नाभिकीय भौतिकी और परमाणुीय भौतिकी में करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन आखिरकार है क्या? अगर एक इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। दूसरे शब्दों में यदि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो आपको पता है ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर QV। तो U बराबर QV, तो U इज इक्वल टू, त्वरित में किसको करने वाला हूं? इलेक्ट्रॉन को। कितने वोल्ट से? 1 वोल्ट से। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो U इज इक्वल टू, E का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और 1 वोल्ट को मैं क्या ले सकता हूं? 1 वोल्ट को ले सकता हूं 1 जूल प्रति कूलम। तो देखिए कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, तो U की वैल्यू कितनी आ गई? U की वैल्यू आ गई 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। और ये जो U है ये किसके बराबर है? ये हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, 1 वोल्ट से त्वरित कर रहा हूं, तो U की वैल्यू किसके बराबर क्या हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आ रही है U की वैल्यू, ये किसके बराबर होगी? ये होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ आपको, चलो वो तो खैर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो कन्वर्जन है, इसको तो बाद में भी सीख लेंगे। फिलहाल आपकी समझ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया होगा समझ में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आज का, ये स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत